Hello, everyone. Today we have Mr. Santosh Vishkarma on our podcast. And Mr. Santosh is an architect, an interior designer, a structural designer, a Vastu consultant for past 28 years. So he brings a lot of wealth of experience with him today. And he has been doing all kinds of projects in past 3 decades. And he's also associated with Pavan Chintan Dhara as a city coordinator for past 15 years. And he has been into social activities also with this organization. सो वेलकम टू द शो संतोष जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए हमारे शो में। जी, आपने मुझे मौका दिया। तो हम लोग जनरली स्टार्टअप्स का डिस्कशन करते हैं अपने वाले चैनल में, और आपसे मेरा जब डिस्कशन हो रहा था तो मेरे को आई लर्न कि आपने बहुत सारे ऑफिसेस पे वर्कआउट करा है और आप बहुत ज़्यादा इस समय बिजनेस के ऑफिसेस बना रहे हैं, स्टार्टअप्स के ऑफिसेस बना रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको इनवाइट करके आपसे कुछ डिस्कशन करा जाए, कुछ समझा जाए अपने ऑडियंस के लिए क्या क्या चीज़ें इस समय चल रही हैं। तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं क्योंकि आपको पिछले लगभग 30 सालों का एक्सपीरियंस है। तो तो क्या आपने चेंजेस देखे पहले जो ऑफिसेज बनते थे और अब जो ऑफिसेज बन रहे हैं? तो क्या एक मेजर शिफ्ट आपने देखा पहले की थ्योरी में और अब की थ्योरी में? ये पहले के ऑफिसेस में आदमी को काम करना है, शो ऑफ नहीं करना होता, उसको रिजल्ट ओरिएंटेड था। अब क्या है कि वो एक शो ऑफ ऑफिस भी मेंटेन करना है। विजिटर्स आ रहे हैं, कस्टमर आता है, वो देख करके आपके काम करने की शैली, आप किस तरह से काम करते हैं, उस पर भी उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। पहले लाला जी की गद्दी पर बैठ के काम होता था, मुनीम जी झुककर काम करते थे, तो शायद उनकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती थी और मुनीम जी क्या कर रहे हैं इनको कोई देखने वाला। अब क्या है कि हर आदमी चाहता है कि मैं देखूं इनके वर्किंग स्टाइल क्या है। लिहाजा आप ऑफिस पे लोग बहुत अच्छा सा ध्यान दे रहे हैं, उसके इंटीरियर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, उसके लोगों की अपने जो स्टाफ है उसकी कार्य क्षमता बढ़े, इसके लिए उनके बैठने के लिए अच्छा सा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, एसी वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था करते हैं और बहुत भी कुछ अपने बजट के हिसाब से करते अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसे स्टार्टअप ऑफिसेस जो जनरली 15 से 20 लोगों से स्टार्ट होते हैं, फिर 50-100 लोगों तक जाते हैं। तो हैं। जी जनरली अब क्या है कि आईटी का ज़माना है और बहुत सारे आपके पास भी प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें आप स्टार्टअप ऑफिसेस पे वर्कआउट करते हैं। जी तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं जो अगर कोई नया ऑफिस बना रहा हो तो वो कुछ उसमें से ले पाए, अपने लिए पॉइंट्स ले पाए। इन ऑफिसेज में बेसिकली नीड रहती है लैपटॉप कंप्यूटर्स की ही, क्योंकि फैक्ट्री वाला सेटअप तो ये होता नहीं है। तो ऐसे में कुछ आप गाइड करिए कि लाइटनिंग को लेके क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, और आर्टिफिशियल लाइटनिंग की कोई ऐसी कि एलईडी बल्ब लगनी चाहिए कि इसमें ट्यूब लाइट नॉर्मल वाली लगनी चाहिए। सही क्या होता है आंखों में, क्योंकि लैपटॉप की भी स्क्रीन में एक्सपोज है आदमी सारा टाइम यहाँ पे। तो क्या कौन सी लाइटनिंग सही है, इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखे कोई भी? देखिए, बात करता हूँ सनलाइट की, तो ऐसा सभी ऑफिस में संभव नहीं होगा कि हम सनलाइट का दिन भर इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि आजकल एसी का कल्चर है। मोस्टली कॉर्पोरेट ऑफिस है या हर कोई छोटा भी ऑफिस बनाना चाहता है, तो एक सही वातावरण, सही तापमान में जो हमारा स्टाफ है उसको कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। लिहाजा सनलाइट का तो चांसेस बहुत कम है। हालांकि मैं ये कहूँगा, अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था है जहाँ सनलाइट आ सकती है तो उसको प्रेफर करना चाहिए। इसके बाद अगर मैं आर्टिफिशियल लाइट की बात करूँ, तो बेटर होगा कि एक डिफ्यूज लाइट्स हो। एक इंटेंस लाइट आदमी आंखों में चुभती है, शायद उसकी वर्किंग की कैपेसिटी को भी घटाती है, और इस मामले में आजकल जो एलईडी लाइट्स है वो कंटिन्यू लाइट है, वो डिफ्यूज लाइट पूरे ऑफिस में मेंटेन करनी चाहिए। तो डिफ्यूज लाइट्स कौन सी होती हैं, जैसे एलईडी जो बल्ब आती हैं या जो फॉल थोड़ा सा सीलिंग में जो लाइट्स लगती है, ये डिफ्यूज? मतलब एक सिंगल लाइट स्पॉट ना हो करके लंबी, जैसे कि आपकी जो एलईडी लाइट्स हैं, हाँ, ये पावर कंज्यूम, पावर सेविंग भी है और इंटेंस मतलब लाइट, जो ट्यूब लाइट होती थी लंबी वाली, ये बेटर है छोटी छोटी लाइट से? छोटी छोटी लाइट। अच्छा, फोकस नहीं इससे कोशिश ज़्यादा? करिए कि अधिकतर लाइट्स हम लोग सीलिंग से ले लें। फॉल सीलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ऑफिस का। हम्म। अगर आपकी सीलिंग की हाइट ज़्यादा है तो मैं समझता हूँ कि एसी की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फॉल सीलिंग जरूरी है। और हम्म। फॉल सीलिंग खूबसूरती के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा रोल रखती है। और जितनी भी लाइट्स हैं, कोशिश करी जाए कि हम फॉल सीलिंग से ही लगा दें, तो सारी लाइट का खर्चा भी कम आता है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया है।
अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो ऑफिसेज बनते हैं, बेसिक क्या एलिमेंट्स इन ऑफिसेज में होते हैं? मतलब अगर कोई अपना एकदम फ्रेश ऑफिस प्लान कर रहा है, तो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो उसको दिमाग में लेके चलने हैं कि मेरे को ये पार्ट एटलीस्ट कवर करना है? उसको अपनी थिंकिंग में वो क्या-क्या चीज़ अकोमोडेट करके चले ऑफिस 25 कि 25-30 सबसे लोग का पहले ऑफिस? मुझे लगता है कि आपका ऑफिस, आपकी जरूरतें, पहले आप बहुत अच्छे से उस पर विचार कर लीजिए कि रियल में मुझे को आवश्यक क्या क्या चीजें। कभी कभी हम लोग प्लान करते समय कुछ ऐसी चीजों के बारे में प्लान कर लेते हैं या ऐसे हेड में पैसे खर्च कर देते हैं जिनकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। इससे क्या है कि आपके ऑफिस का बजट भी बढ़ता है और अननेसेसरी वो स्पेस भी हमारी रिजर्व हो जाती है। तो बेहतर है कि पहले हम पूरी लिस्ट बना करके अपने कंसल्टेंट के सामने डिस्कस कर लें अच्छाई से। फिर हुँ, दूसरा पार्ट आता है बजट का, क्योंकि एस्टिमेट और बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कम पैसे में अच्छा सा ऑफिस मेंटेन करना एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। हुँ, इसके बाद हम अपने स्टाफ और अपनी वर्किंग स्टाइल, वैसे तो आजकल के ऑफिस में मोस्टली लैपटॉप और कंप्यूटर पे ही काम होता है, तो वर्क स्टेशन का साइज काफी कम हो गया है। प्रेफर करिए अगर आपके प्राइवेट स्टाफ का अगर अलग अलग काम नहीं है तो इनको एक लीनियर टेबल यानी कॉन्टिन्यूस टेबल प्रोवाइड करें। इसमें क्या है कि एक दूसरे में कॉपरेशन भी बना रहता है और फर्नीचर की कॉस्ट भी कम आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों ने 5 स्टाफ के लिए टेबल प्लान करी और एटेंडम हमें स्टाफ बढ़ाना पड़ गया, तो मुझे फर्नीचर एक्स्ट्रा उसके लिए फर्नीचर बनवाना नहीं पड़ेगा। तो 5 में 6 को भी हम आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसे आपका इंडिविजुअल है जैसे कि अकाउंटेंट है जिसको अकेले काम करना है, तो उसके लिए एक अलग से टेबल प्लान की जा सकती है। हुँ। तो आपके हिसाब से ये जो एक बड़ी टेबल होती है, ये ज़्यादा बेटर है अलग इंडिविजुअल वर्क स्टेशंस के अलग लिए? अलग टेबल। तो फोकस के लिहाजे से क्या इसमें फोकस नहीं खराब होता कि सब ये लोग बैठे फोकस रहें में टेबल हाँ, में बातचीत? जी जी, अगर मैं क्योंकि लीनियर टेबल हर ले चीज़ों के रहा दो हूँ। साइड होते हैं। जैसे हमारे ऑफिस में भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग लीनियर टेबल में काम करते हैं, तो जी कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होता है इससे। जी। आपस में लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ करते समय और कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि कुछ फोकस जो है, वो बातचीत में ज़्यादा लग गया, फोकस नहीं हो पा रहा। दोनों एंगल्स हैं। हाँ, सवाल किया आपने। देखिए हाँ। इसके लिए तो आप प्रेशर नहीं बना सकते। ये तो स्टाफ की मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंडिविजुअल उनको वर्क स्टेशन दे भी देंगे, अगर क्यूबिकल हम बना भी देंगे और वो हुँ, चाहेंगे अपना टाइम वेस्ट करना, तो आप कुछ कर नहीं सकते। ये तो आदमी का, स्टाफ के नेचर हाँ, पर डिपेंड करता है। बहुत अब यहाँ बढ़िया। पर है कि हमें आउटपुट बेहतर निकल के आए, इसके लिए हुँ, बेटर होगा लीनियर टेबल। ये हुँ, कॉस्ट भी कम करता है और आपस में कॉपरेशन भी बना रहता है। हुँ। अच्छा, लीनियर टेबल का स्टैंडर्ड साइज़ मार्केट में जो अवेलेबल होता है, वो क्या होता है और वो कितने जनों के लिए पर्याप्त होती है? अगर कोई अपनी मल्टीपल्स में प्लान करे लीनियर टेबल तो? देखिए एक लीनियर स्टैंडर्ड टेबल साइज़ का आप क्या लेंथ मानेंगे लीनियर तो, टेबल का? हाँ, लेंथ तो डिफाइन नहीं कर सकते। उसकी विड्थ, जो वर्क स्टेशन है उसका विड्थ स्टैंडर्ड 24 इंच यानी 2 फीट, हुँ, और हाइट जमीन से 30 इंच, और जो चेयर है जो सिटिंग आपका हाइट है वो स्टैंडर्ड 18 इंच मानी गई। इस पे वर्किंग करने में आपका जो आई लेवल है वो हुँ। सीधे सीधे स्क्रीन पर वो लेवल बराबर आता है, जिससे वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती अच्छा जी। और इसकी कुछ मतलब 24 इंच आपने इसकी डेप्थ बता दी, गहराई होनी चाहिए लगभग, है। है ना? और इसकी चौड़ाई का कुछ आइडिया कि स्टैंडर्ड 3 फुट चौड़ाई हो, तो 4 देखिए फुट अगर हो? इंडिविजुअल टेबल है, सॉरी, इंडिविजुअल हाँ, टेबल है, एक व्यक्ति के लिए 4 फीट की चौड़ाई पर्याप्त है। और अगर लीनियर टेबल है तो एक व्यक्ति के लिए 3 फीट पर्याप्त है। यानी कि अगर 4 व्यक्ति बैठ रहे हैं तो हुँ, 12 फीट की टेबल आपके लिए ठीक है। उस 12 फीट की टेबल में कभी कभी इमरजेंसी में 4 की बजाय 5 भी व्यक्ति बैठ सकते हुँ। बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ये टेबल्स क्या बनवानी पड़ती हैं कि मार्केट में मिल जाती हैं? हैं। देखिए मार्केट में स्पेसिफिक साइज जो स्टैंडर्ड है वो तो इंडिविजुअल टेबल का है। मोस्टली लीनियर टेबल की आपको खुद फैब्रिकेट कराना पड़ेगा और आपकी अपनी जरूरतों के हिसाब से। ओके, ठीक है। अच्छा, चेयर्स को लेके आप थोड़ा-सा गाइड करिए कि चेयर किस तरीके की होनी चाहिए? जो एर्गोनॉमिक चेयर्स आ रही हैं आजकल, ये चेयर्स होनी चाहिए कि चेयर्स कोई डिसाइड करे अपने ऑफिस के लिए तो किन चीज़ों का ध्यान रखे? कौन-सी प्रेफर्ड है? 8 घंटे बैठना है, 10 घंटे भी बैठ जाना है कभी-कभी तो लोगों को। तो क्या बातों का ध्यान रखें चेयर चूज़ करते समय? देखिए मैंने वो जमाना भी देखा है जब सरकारी दफ्तरों में लकड़ी की चेयर्स होती थी, तब भी बैठते थे लोग। फिर उसके बाद धीरे धीरे और ऑफिस के फर्नीचर में इम्प्रूवमेंट हुआ। आज मार्केट में बहुत कम कीमत में और बहुत ही आरामदायक चेयर्स उपलब्ध हैं। हुँ, इसमें मैं फोकस करूंगा जो सिटिंग एरिया है, इट शुड हुँ, बी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन,
हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना होकर अगर कर्व शेप में होगा यानी बॉडी शेप में होगा तो बैठने वाले की क्षमता यानी उसके काम करने के घंटे ज्यादा पड़ेंगे, बिना थके वो ज्यादा देर तक काम कर सकेगा। और मतलब उसका सिटिंग पोस्चर एरिया में सही थोड़ा हो। सा कर्व होना चाहिए, फ्लैट नहीं होना चाहिए। जो बॉडी शेप हमारा जो बैक होता है, बुटक हाँ होता है, हाँ वहाँ का हाँ। जो शेप हल्का सा कर्व हो, लाइक ए बाउल शेप, तो वो क्या है कि बॉडी का कांटेक्ट एरिया आपका ज्यादातर तक संभालेगा, तो बॉडी में पेन भी कम होगा। और जो बैक है, बैक भी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी कमर में दर्द ना हो, क्योंकि अधिकतर लोग लैपटॉप या कंप्यूटर में काम करते करते थकावट आ जाती हम्म, है, इसके लिए आपको पोस्चर सही रखना पड़ेगा। पोस्चर सही रखने के लिए अगर हमें इस चेयर का जो बैक है वो अगर 90 डिग्री पे है तो ज्यादा बेटर। मतलब ये जो पीछे रिक्लाइनिंग वाली आती है ये बहुत बेटर नहीं मानी जाती है। जी हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अब हम आते हैं कि एसी को लेके हम आते हैं, तो एसी सेंट्रली कूल्ड रखना चाहिए कि छोटे-छोटे यूनिट्स लगाने चाहिए इसके, स्प्लिट एसी के? क्या बेटर होता है? इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के हिसाब से भी और यूसेज के हिसाब से भी? देखिए, ऑफिस का एरिया के हिसाब से अगर आपको लगता है ऑफिस आपका बड़ा है, मैं समझता हूँ करीब करीब 500-600 स्क्वायर फीट से ऊपर का अगर ऑफिस है, हुँ, हुँ, हुँ। तब तो आपको सेंट्रल एसी प्रेफर करना चाहिए। 500 स्क्वायर फीट क्योंकि से ऊपर? सेंट्रल एसी में जी, 500 स्क्वायर फीट से ऊपर? 500 स्क्वायर फीट से ऊपर में सेंट्रल एसी प्रेफर करना चाहिए। ओके। उससे कम के छोटे से ऑफिस में तो रिकमेंड करूंगा कि एसी आप इंडिविजुअल लगाइए, और उसमें भी स्प्लिट के बजाय अगर आप विंडो एसी लगाने की क्षमता है, या अगर ऐसी सिचुएशन है जहां विंडो एसी लगा सकते हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा विंडो एसी लगाइए। क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इसकी पावर कंजम्पशन कम होती है, और इसका मेंटेनेंस भी कम होता है। इवन इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो भी कम होती है बजाय स्प्लिट एसी। हुँ, ठीक है जी। और वायरिंग को लेके ये जो ओपन वायरिंग प्रेफर्ड होती है कि ये जो सी उसके अंदर जीरी काट के जो वायरिंग होती है वो बेटर होती है? देखिए, ओपन वायरिंग का तो एक प्रकार से कहूँ मैं जमाना लग गया। कभी कंड्यूट वायरिंग होती थी, हुँ, अब हर जगह वो छोटा सा भी कमरा है या छोटा सा भी ऑफिस है तो हर आदमी प्रेफर करता है कंसील्ड वायरिंग। हुँ, बस उसमें इस बातों का ध्यान रखना है, हमारे लोड के हिसाब से तारों का गेज, हुँ, अगर आपने एसटी वगैरह लगा रहे हैं तो प्रॉपर आपको कम से कम 4 mm के वायर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। वायर्स आईएसआई ब्रांड होने चाहिए। हुँ, और एक चीज और है कि अगर हम ऑफिस में वायरिंग प्लान करें अच्छे इलेक्ट्रीशियन से, तो उसपे हर ब्लॉक के सर्किट अलग अलग बना करके चले। हुँ, जैसे कि पावर का सर्किट अलग हो, उसमें एक एमसीबी लगी हो, लाइट्स का एक सर्किट अलग हो, उनमें एमसीबीज लगी हो, और अगर बॉस का ऑफिस है उसका सर्किट अलग हो, स्टाफ का सर्किट अलग हो, तो ऐसे पूरे ऑफिस को अलग अलग सेगमेंट में बांट करके कि पावर का अलग हो गया, लाइट्स का अलग हो गया, फैन का अलग हो गया। इससे क्या होगा है, अगर इमरजेंसी में कहीं किसी सर्किट में फॉल्ट आता है तो हुँ, पूरे ऑफिस में सफर नहीं करेगा। और इसमें क्या है कि प्रॉब्लम भी कम आती है। कभी कभी अगर ऐसा कोई डेंजरस या ऐसा कोई फॉल्ट आता भी है तो कम से कम एक पार्ट आपका सफर करेगा, बाकी ऑफिस की लाइट आपकी प्रॉपर चलती रहेगी। अच्छा, इनिशियली क्या अलग-अलग सर्किट बनाने में ज़्यादा वायर लग जाती है कि सेम ही कॉस्ट आता है लगभग? का जो रिजल्ट है, जो उसके जो फायदे हैं वो ज्यादा रहता है। अब हुँ, मान के चलिए आपने क्या है कि पूरे वायरिंग पूरे ऑफिस में एक सर्किट से वायरिंग कर दी, और हुँ, एक जगह कहीं फॉल्ट होता है तो जब तक उस फॉल्ट को सही हुँ, ना कर दिया जाए तब तक पूरा हुँ, ऑफिस में लाइट और पंखा आपका गुम हो जाएगा। यही चीज अगर मैं या 4 या पार्ट में जैसे अकॉर्डिंगली आपने बताया, मैंने भी आपको बताया, तो उस हुँ, तरह से हम प्लान करके अलग अलग सर्किट पे अलग अलग एमसीबीज को प्लान करके चलेंगे, तो एक तो आपको शॉर्ट सर्किट की जो बहुत घटनाएं होती हैं हुँ, कि भाई हुँ, सुनने में आता है कि ये हो गया ऐसा हो गया, तो प्रेफर तो मैं सोचता हूँ और कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर भी सकते हैं, हुँ, लेकिन वायरिंग में आईएसआई ब्रांड का वायर इस्तेमाल करिए, और हर हर एक सेगमेंट का अलग अलग सर्किट, और उस सर्किट पे प्रॉपर लोड की एमसीबी का भी लगाकर चलिए। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, अब सोलर का इस समय बहुत क्रेज़ आ रहा है, तो कितना रिलायबल हो चुका है आज की डेट में सोलर और कितनी डिपेंडेंसी हो सकती है एक ऑफिस में इसको लेके और कितने लोड को लेके होनी चाहिए डिपेंडेंसी? सोलर के इम्प्लीकेशंस क्या हैं स्टार्टअप के ऑफिस में? देखिए, छोटे ऑफिस में खास करके अगर आपका अपना ऑफिस बिल्डिंग आपकी अपनी है और हुँ, आपके पास टेरेस उपलब्ध है, तब तो मैं प्रेफर करूंगा कि सोलर पैनल्स लगाने चाहिए। हुँ, हालांकि छोटे ऑफिस खास करके मल्टी स्टोरी ऑफिस में छत उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो हुँ, ऐसे केसेस में सोलर पैनल उतना फायदेमंद नहीं रहता है। खास करके जिस समय आपको पावर की जरूरत है और मान लीजिए सन लाइट प्रॉपर नहीं है, तो हुँ, आपको दिक्कत, एक ना एक ऑप्शन आपको रखने पड़ेंगे।
तो बहुत ज्यादा ऑफिसेस पे डिपेंडेंसी मैं नहीं समझता हूँ कि हम सोलर पैनल पे जाना चाहिए। अच्छी बात है। अच्छा, अब हम आते हैं कि कुछ इंटीरियर और वास्तु की टिप्स पे आ जाते हैं हम लोग। जी। तो क्या वास्तु की कंसिडरेशंस हैं जो आपको लगता है एक ऑफिस बनाते समय ध्यान देनी चाहिए? हालाँकि मैं समझता हूँ कि हर जगह का वास्तु अलग हो जाता है, बट जी फिर भी अगर आप कोई टिप्स ऐसी दे पाएँ जो जनरल वे में कोई ध्यान रखे, तो उसके लिए बेटर रहे। नहीं, बहुत जरूरी पॉइंट पर आपने डिस्कस करा है कि वास्तु में वैसे तो बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वास्तु यानी कि इसकी जो सही डेफिनेशन कहूँ, ट्यूनिंग विद नेचर। ऐसा नहीं कि मैं इस दिशा में बैठूंगा तो मेरा सारा व्यापार ठप हो जाएगा और इधर बैठूंगा तो पैसा आने लगेगा। हुँ, ये एक एफिशिएंसी के अलावा एक हुँ, अलाइनमेंट है आपकी एफिशिएंसी का, कि आप अगर उत्तर की फेसिंग करके बैठते हैं तो बहुत टेक्निकल बात है कि सबको पता है कि पृथ्वी पर चुंबकीय तरंगे आती हैं, इनका की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। हुँ, अगर आप किसी के अलाइनमेंट में बैठेंगे तो आपकी पावर ज्यादा होगी, आपकी सोचने समझने की पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो प्रयास करें कि हम जब भी किसी अपने क्लाइंट से डिस्कस करें तो हम नॉर्थ फेसिंग करके बैठें। हुँ, अगर ये पूरे ऑफिस में संभव नहीं है तो हुँ, प्रेफर करें बॉस या एग्जीक्यूटिव तो बैठे ही बैठे, और आपका स्टाफ अगर नहीं बैठ पाता तो दूसरी दिशा होती है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा भी बहुत शुभ मानी गई, ऐसे प्रयास करें। और अगर आपके ऑफिस में कहीं पेंट्री है तो ये कोशिश करूंगा कि साउथ ईस्ट कॉर्नर इसके लिए बनाया गया, जिसको हिंदी में आग्नेय कोण कहते हैं। हुँ, बॉस यानी पूरे ऑफिस का जो कमांड है, जो कमांडर है, उसको कमांडेड एरिया में बैठना चाहिए, जिसको कि साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम का हिस्सा ये माना गया है कि साउथ वहां पर वेस्ट उसको बैठने फेस से करना चाहिए कि साउथ वेस्ट एरिया में साउथ बैठना वेस्ट चाहिए। बैठना चाहिए। हाँ, बॉस और एग्जीक्यूटिव को, मतलब ये कमांडिंग एरिया है, कमांडिंग जोन है। तो एक कमांडर को, एक लीडर को, एक बॉस को उसी क्षेत्र में बैठेंगे तो एक अच्छा सा प्रभाव अपने पूरे ऑफिस स्टाफ पर वो कर पाए। हुँ, इसके बाद अगर बोरिंग अपने ऑफिस में करी है या माली जल रखने का स्थान है, उसको आप नॉर्थ ईस्ट में प्रेफर करिए, जिसको कि हम लोगों ने शांत और एक कूल जोन कहा है। हुँ, ऑफिस में अगर मंदिर या पूजा की जगह अपने स्थापना करनी है तो उसके लिए भी आपको नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण जिसको कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है वो सबसे बेहतर माना गया है। और बाकी तो देखिए हर जगह पर वास्तु का पालन 100% कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। हुँ, और रियल में तो जो है गुरु जी ने भी बताया है कि हुँ, हर व्यक्ति का वास्तु अलग अलग हो सकता है, होता ही होता है। हुँ, ये कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है कि नहीं सर नॉर्थ ईस्ट में बैठेंगे पूजा करेंगे। कुछ लोगों के कुंडली के अनुसार अगर वो साउथ फेसिंग करके बैठते हैं तो ज्यादा आउटपुट निकल के आता है। तो इसमें मैं कहूँगा कि स्पेसिफिक अगर आप पालन नहीं कर सकते हैं तो जो हुँ, बहुत मोटे मोटे जो बेसिक नियम है उनका पालन करिए, और बाकी पूरा फोर्स अपने वर्किंग एफिशिएंसी पर दीजिए। हुँ। बहुत बढ़िया पॉइंट बताया आपने ये तो, कि हर व्यक्ति का वास्तु अलग-अलग हो सकता है उसकी कुंडली के हिसाब से, ज़रूरी नहीं है सबको सब कुछ सूट करे। तो कुछ खुद भी आदमी को एहसास हो जाता है कि मेरे को ये जगह यहाँ सूट कर रही है, ये जगह नहीं सूट कर रही है। सेंसिटिविटी थोड़ी यूज़ करे आदमी तो उसको खुद भी काफ़ी आइडिया हो जाता है। ओके, अब हम आते हैं कि इंटीरियर की कोई ऐसी टिप्स आप दे सकते हैं, क्विक टिप्स कि जैसे ओरिजिनल अंदर प्लांट्स लगाने चाहिए कि आर्टिफिशियल लगाने चाहिए, या और कोई टिप्स जिसको फॉलो करने से बहुत खूबसूरती आ जाती है या कुछ क्रिएटिविटी आ जाए लोगों में, बढ़ जाए जो काम कर रहे हो? इंटीरियर में देखिए प्लांट्स और लाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। खास करके अगर फ्रेश एयर की बात करूं, आजकल तो जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऑफिसेस में भी हम लोग बंद कमरों में रहने के आदी हो चुके हैं एसी लगा करके, और एक मजबूरी भी है। तो ऐसे में हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिले, इनके लिए हम सीधे सीधे अपने प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। हुँ। एक आपका एलिका पाम है, मनी प्लांट, ऐसे बहुत सारे जो एक्सपर्ट से अगर नाम लिए जाए तो जो इंडोर प्लांट्स है इनका इस्तेमाल जरूर करना तो इनको क्या धूप दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑफ़िस में पड़े रहें और एसी के अंदर तब भी काम चल नाम जाएगा? इसीलिए कैटेगरी रखी गई है इंडोर प्लांट्स, यानी कि इनको सनलाइट की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ये काफी समय तक ऑक्सीजन को यानी आपके वायुमंडल को प्योरीफाई भी करते रहते हैं। हुँ, तो ये बहुत अच्छा है। और ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से देखिए कहीं पर हल्का सा भी पौधा रख देते हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। हुँ, और इसके अलावा अगर आपने कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं, क्योंकि शेप तो आपकी जरूरतों के हिसाब से प्लान किया जाएगा। हुँ, अब बात आती है उसको कैसे निखारा जाए, हुँ, 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 कम एरिया को बड़ा कैसे दिखाया जाए, इनके लिए बहुत हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। हुँ, अभी आपने वास्तु की बात की थी, तो हुँ, वास्तु ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हमने वास्तु के हिसाब से बैठ गए तो ये
वास्तु जो ने बताया कि एक प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना। तो मैं अपनी ड्रेस अगर ऑफिस में जाते समय लोग अपने कपड़े पहनते तो प्लान करके मैच करके पहनते कि पैंट डार्क है तो शर्ट लाइट है तो टाई कैसी होगी। कुछ ऐसा ही रंगों का तालमेल हमें ऑफिस में भी करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज कलर लिया और यहाँ लगा दिया वहां लगा दिया। जब हम अपने ऑफिस में प्रवेश करें तो एक पॉजिटिविटी निकल के आनी चाहिए कि हाँ, एक लगता है कि रिदम, जो रिदम का शब्द मैंने नाम दिया, वो चीज निकलनी चाहिए। कहीं रेडीमेड फर्नीचर, कहीं से सोफा ले आए, वो एथनिक स्टाइल का था, वो भी रख दिया, बहुत सुंदर लगा, मार्केट से लाके रख दिया। ऑफिस टेबल पता चला वो इस जमाने के एथनिक स्टाइल की थी, वो लाके रख दिया। तो ये नहीं हो चाहिए। अगर प्लान करें तो एक लगता है कि समरूपता जिसको कहता हूँ, वो प्लान करें। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन में अपने पॉडकास्ट के, रैपिड फायर राउंड। तो बहुत थोड़े से क्वेश्चंस पूछूंगा, आप एक शब्द में आंसर दीजिएगा उनका बस। ग्लास पार्टीशन वर्सेस सॉलिड वॉल पार्टीशन, जी, क्या आपका प्रेफरेंस रहेगा? ये डिपेंड करता है कॉस्ट पे और आवश्यकता पे। देखिए, मटेरियल बहुत सारे हैं मार्केट में, हर प्रकार का मटेरियल, अब तो बहुत सारे ऑप्शन है। हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से खास करके ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किए जो फायर प्रूफ हो। ऑफिस वगैरह में आग की घटनाएं हो जाती हैं, तो प्रयास ये करना चाहिए कि जितने भी फायर प्रूफ मटेरियल हो वो लगाए जाए, ज्यादा तो बेटर। ग्लास फायर प्रूफ होता है क्या? ग्लास फायर प्रूफ होता है। वैसे आपको प्रेफर करना हो ग्लास और सॉलिड वॉल में, आप क्या प्रेफर करोगे अगर पार्टीशन सॉलिड क्रिएट करने हैं अगर तो? परमानेंट है कि कई ये आपके ऑफिस को प्लान करते समय कभी कभी टेम्परेरी ऑफिस प्लान किया, तब तो वहां पर ग्लास प्रेफर करूंगा। और परमानेंटली और उस दीवार पर हमें बिजली के पॉइंट्स भी लेने हैं, तब तो वॉल ज्यादा आएगा। और कॉस्ट की बात करता हूँ तो ब्रिक वर्क ज्यादा इकोनॉमिकल होगा बजाय शीशे के। और ब्यूटी की बात करता हूँ तो ग्लास ज्यादा बेटर होगा बजाय दीवार के। तो ये डिपेंड करता है कि हाँ भाई, जरूरतें कैसी हैं। सही है। अच्छा, वुडन फ्लोरिंग वर्सेस मार्बल फ्लोरिंग, आपका क्या प्रेफरेंस और रहेगा? ये भी विषय है आपकी आवश्यकता पर। अगर आपका ऑफिस रेंटल है तो मैं प्रेफर करूंगा वुडन फ्लोरिंग। हम्म और आपका अपना ऑफिस है तो फिर मार्बल फ्लोरिंग। मार्बल का तो कोई जवाब ही नहीं। सही है। अच्छा, दीवारों में कई लोग अपनी कुछ पेंटिंग्स लगाते हैं, कुछ ना कुछ लगा देते हैं, तो उसमें मोटिवेशनल कोट्स आप प्रेफर करेंगे कि कोई पेंटिंग होना प्रेफर करेंगे? देखिए, वर्किंग करते करते आदमी जिस सब्जेक्ट में वर्किंग कर रहे हैं, अगर हमारी निगाहें कहीं उधर उधर जाएं तो कुछ सब्जेक्ट चेंज होना चाहिए। हाँ। एक मोनोटोनस इफेक्ट आ जाता है काम करते करते। अगर मैंने ऑफिस से रिलेटेड कोई कोटेशन या कोई स्लोगन अगर लगा रखा है तो आदमी सोचता है इधर भी देखा उधर भी देखा, एक साथ दिख रहा है। कुछ बहुत ही सॉफ्ट सब्जेक्ट पे एक नेचुरल कुछ सीन होना चाहिए। अगर आदमी ने निगाह उठाए तो मतलब आंखों आर्ट देने वर्क आपके वाला। हिसाब से ज़्यादा प्रिफर्ड है ऑफिस में? अच्छा, ठीक है। बुक शेल्फ या कैबिनेट्स, ये ओपन रख, आपका क्या प्रेफरेंस है, ओपन रखे जाएं कि क्लोज रखे जाएं? एक लाइन में अगर आपको बस बोलना, बुक शेल्फ है, सिर्फ बुक्स रखी हैं, क्लोज्ड? अच्छा, फिलहाल तो क्लोज की प्रेफर करूंगा। चलिए ठीक है। तो हम थोड़े से पर्सनल उसमें आते हैं। आपके हिसाब से शादी करने की सही उम्र क्या होनी चाहिए? ये सवाल मेरे हाँ, पेशे से संबंधित ये नहीं है। कुछ, हाँ, कुछ फिर भी फ्लेवर समय चेंज हो पर जाएगा कि पॉडकास्ट का। जो गवर्नमेंट ने भी इसकी एक लड़कों के लिए 21 साल निर्धारित की थी, हम्म, अब लगता है वो 21 साल से घटाकर 2 साल 3 साल और घटा देनी चाहिए। अच्छा। 17-18 आदमी में कर देनी निकलते चाहिए। मेच्योर हो जाते हैं। इतनी भागम भाग की लाइफ है। ऑन एवरेज व्यक्ति की लाइफ कम हो गई। पहले व्यक्ति की एक स्टैंडर्ड लाइफ 100 ईयर मानी जाती थी। हम्म अब बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि लोग 60 के बाद तमाम बीमारियों से जूझते हैं। और हम्म बहुत कम ही लोग विरले हैं जो 85 या 90 को क्रॉस कर पाते हैं। हम्म। तो आपके हिसाब से 18 साल में लड़के की हो जानी चाहिए? से 20 साल के आसपास में शादी हो गई है। चलिए, और आखिरी सवाल आज का, अमेजोन जी, वर्सेस फ्लिपकार्ट में आप क्या प्रेफर करते हैं? हालांकि मैं ज्यादा तो इस्तेमाल नहीं करता हूँ। हालांकि मैं अमेजोन मैंने ज्यादा नाम सुना है। अमेजोन। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। आई होप कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बहुत वैल्यू मिली होगी इस ये सुन के आपका पॉडकास्ट। और हम लोग फिर से कभी एक और सेशन करते हैं ऐसा रिलेटेड में। अवश्य। चलिए ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत सर। धन्यवाद।